ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा, तो ये गाना आपने सुना है ना? तो लास्ट में जो वर्ड था उसका साउंड कैसा आ रहा था, मुझे ये बताइए। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, वाला ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। कमाल चाल। तो आपने देखा ना कि लास्ट वाले जो वर्ड हैं उनका साउंड, उनका जो बोलने का आवाज था, तरीका था, वो मैच कर रहा था। और इसी को हम क्या कहते हैं? राइमिंग स्कीम कहते हैं। ये राइम कर रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कैनवस ऑफ सॉइल, जो हमने पोयम पढ़ा था, उसके पार्ट 2 को देखने वाले हैं, जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि हम पोएटिक डिवाइसेस को देखेंगे। तो उस पोएम में जितनी भी पोएटिक डिवाइसेस हैं वो सब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड होते होते आपको जो भी पोएटिक डिवाइसेस पोएम में यूज हुई हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में पता चल जाएगा, और कहाँ कहाँ यूज हुई हैं वो सब पता चल जाएगा। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके पार्ट 1 देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आई बटन में भी मैं डाल दूंगा उसको, वहां भी आप जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप पहले पार्ट 1 देख ले, तो इस पर आए, तब ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो हमारे पोएम में हम देखेंगे वो है मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स। दो अनरिलेटेड, दो अलग अलग, जो एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, उनमें अगर हम कंपैरिजन कर दें विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, और बिना लाइक या एज वर्ड को यूज किए हुए हम कंपेयर कर दें, तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। पहले हम डेली लाइफ एग्जांपल पे आएंगे और उसके बाद हम बुक्स के एग्जांपल पे आएंगे, तब हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो डेली लाइफ एग्जांपल में अगर मैं कहूँ कि मैंने जब आसमान में देखा तो मुझे बादलों के पहाड़ नजर आए, तो कहने का मतलब बस ये है कि बादल और पहाड़ दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अनरिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन दोनों को मैंने यहाँ कंपेयर कर दिया। तो मेरे कहने का क्या मतलब था कि जितना बड़ा पहाड़ का साइज होता है उसी साइज का मैंने बादल देखा, यानी मैंने बादल भी बहुत बड़े बड़े देखे। तो बादलों का पहाड़, ठीक है। यहाँ पर मैंने लाइक या एज वर्ड का यूज नहीं किया। यहाँ पर मैंने ये नहीं बोला कि मैंने जब आसमान में देखा तो मुझे बादलों के जैसे पहाड़ दिखाई दिए, है ना, जैसे या ये सब वर्ड यूज मैंने नहीं किया, तो इसीलिए ये मेटाफर कहलाया। या फिर एक और एग्जांपल अगर हम देखें कि रमेश हमारे मोहल्ले का मेसी है, तो मैंने रमेश को सीधा किससे कंपेयर कर दिया? मेसी से कंपेयर कर दिया। अब इससे ये हुआ कि मेसी की जो फुटबॉल खेलने की क्वालिटीज हैं, एज ए फुटबॉलर जो क्वालिटीज हैं मेसी में, वही क्वालिटीज रमेश में भी हैं, ठीक है। तो दो चीजों को, ऐसा मैंने नहीं बोला कि रमेश इज लाइक अ मेसी ऑफ आवर विलेज, ऐसा लाइक या एज का यूज मैंने नहीं किया, मैंने सीधा बोल दिया रमेश इज द मेसी ऑफ आवर विलेज। तो जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं विदाउट यूजिंग लाइक या एज, तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। अब यह हमारे पोएम में कहाँ कहाँ आया है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप। अब बताइए, ये स्टैंजा 1 के लाइन 1 में आपको पोएम के मिल जाएगा। यहाँ पर कहा गया है, पैलेट का मतलब होता है आर्टिस्ट का वो प्लेट जिस पर वो पेंट को रख के अपने ब्रश से मिक्स करके और फिर यूज करता है, उसको पैलेट कहते हैं। आपने अगर मेरा मेन पार्ट 1 का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। तो अर्थ को यहाँ पर, यानी भूमि को, पृथ्वी को, धरती को, मिट्टी को, यहाँ पर क्या बता दिया गया है? पैलेट बता दिया गया है सीधा, कि आर्टिस्ट का वो पैलेट है, ठीक है। ये नहीं बोला गया है कि द अर्थ इज लाइक अ पैलेट ऑफ, पैलेट नहीं, लाइक एज नहीं यूज किया गया है, सीधा बस बोल दिया गया है पैलेट ऑफ अर्थ, यानी अर्थ ही क्या है? पैलेट है। कैसा पैलेट है? रिच एंड डीप। तो यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है। दूसरा, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू। अब यहाँ पर जैसे ब्रश स्ट्रोक्स क्या होते हैं? जब आर्टिस्ट अपने कैनवस पर ब्रश चलाता है, पेंट लगा के, उस पर कलर लगा के ब्रश चलाता है, उसको ब्रश स्ट्रोक्स कहते हैं। और उसको कंपेयर कर दिया गया है सीड से, बीज से। तो जैसे आर्टिस्ट ब्रश चला के एक पेंटिंग को खूबसूरत बनाता है, कंप्लीट करता है, वैसे ही उसी तरीके से एक गार्डनर, एक माली अपने ज़मीन पे, अपने प्लॉट ऑफ लैंड पे बीज को लगा के उस बीज को ग्रो करता है और उसको भी एक पेंटिंग की तरह बनाता है। तो यहाँ पर किसका कंपैरिजन, किन दो अनरिलेटेड चीज़ों का कंपैरिजन कर दिया गया है? ब्रश स्ट्रोक्स का सीड से कंपैरिजन कर दिया गया है, कि दोनों एक ही चीज़ हैं, ओके।
थर्ड आते हैं यहाँ पर, ईच प्लॉट एक कैनवस वाइड, ये आपको स्टैंजा 3 के लाइन 1 में मिल जाएगा। अब यहाँ प्लॉट मतलब होता है प्लॉट ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा। अब यहाँ पर ना प्लॉट को कैनवस, वाइड कैनवस बता दिया गया है। कैनवस क्या होता है? कैनवस कपड़े का या फिर पेपर का वो टुकड़ा होता है जिस पर कोई भी आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को बनाता है। तो यहाँ पर प्लॉट को ही कैनवस बोल दिया गया है कि प्लॉट ही क्या है? कैनवस है। अब कहने का मतलब ये है कि उसी प्लॉट ऑफ लैंड पे एक गार्डनर फ्लावर्स को लगाता है और उसको एक पेंटिंग, जब वो फ्लावर्स ग्रो हो जाते हैं तो वो एक पेंटिंग की तरह दिखने लगते हैं। जैसा कि एक आर्टिस्ट अपने कैनवस पर पेंटिंग, अपने ब्रश स्ट्रोक्स को यूज़ करके, कलर्स को यूज़ करके पेंटिंग बनाता है। तो यहाँ पर प्लॉट को कैनवस बता दिया गया बिना लाइक या एस को यूज़ किए, तो ये भी मेटाफर हो गया। वैसे ही सेम, गार्डन्स बिकम पेंटिंग्स स्टिल, ये स्टैंजा 3 के लाइन 4 में आपको, थर्ड स्टैंजा के 4th लाइन में मिल जाएगा। यहाँ पर गार्डन को पेंटिंग से कंपेयर कर दिया गया है, एक आर्टिस्ट की वो पेंटिंग जो वो कैनवस पे बनाता है, और एक गार्डन वो जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स खिले हुए हैं और फूल खिल रहे हैं, उन दोनों को कंपेयर कर दिया गया है। सीधा गार्डन क्या है? पेंटिंग है। तो यहाँ चारों एग्जाम्पल में हमने देखा कि लाइक या एज वर्ड का कहीं भी यूज नहीं हुआ है और दो अनरिलेटेड चीजों का कंपैरिजन भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये जितने भी सर्कल किया मैंने, ये दो अनरिलेटेड चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा है, इसीलिए ये मेटाफर है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे। अब आते हैं इमेजरी। इमेजरी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इमेज से रिलेटेड है, फोटो से रिलेटेड है। क्या है? चलिए देखते हैं। यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट क्रिएट्स विविड माइंड पिक्चर्स फॉर द रीडर। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज करना, ऐसे लैंग्वेज का यूज करना जो बहुत डिस्क्रिप्टिव है, जिसको अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया गया हो, और उन लैंग्वेज को यूज करके क्या बना देना? माइंड पिक्चर्स बनाना। उन लैंग्वेज को पढ़ते ही ऐसा लगने लगे कि हमारे दिमाग में कुछ पिक्चर बन रहे हैं, कोई सीन क्रिएट हो रहा है ना। उस लैंग्वेज को पढ़ के, उन वर्ड्स को पढ़ के या उन सेंटेंसेस को पढ़ के ऐसा लगने लगे, अपने आप दिमाग में पिक्चर बनना शुरू हो जाए। ऑफन अपीलिंग टू द सेंस ऑफ साइट, और जो हमारे देखने का जो सेंस है उसको अपील करता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा और आप आंख बंद करके उसको इमेजिन करिएगा। आप आंख बंद कर लीजिए अभी, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। एक 5 साल का बच्चा अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ता हुआ, खिलखिलाता हुआ अपनी माँ की तरफ जा रहा था। उसकी माँ अपनी बाहें खोली हुई थी। तो ये जब मैंने बोला तो आपने तुरंत वो सीन इमेजिन कर लिया कि एक छोटा सा बच्चा है और वो दौड़ कर, अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ के, खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ अपनी माँ की तरफ जा रहा है, और उसकी माँ क्या है? बाहें फैला के अपने बेटे का इंतजार कर रही है। ठीक है। तो ये जैसे ही ये सेंटेंस मैंने बोला तो आपके दिमाग में एकदम माइंड पिक्चर क्रिएट हो गया, उस पूरे सीन का एक क्रिएशन हो गया आपके दिमाग में। इसी को हम कहते हैं इमेजरी। पोएट्स या फिर ऑथर्स अपने पोएम्स या स्टोरीज में यूज करते हैं। स्टोरीज इतनी अपीलिंग क्यों हो जाती हैं? आप स्टोरीज पढ़ते पढ़ते उसमें डूब जाते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। क्यों आप डूब जाते हैं? क्योंकि उसमें ऐसा डिस्क्रिप्शन रहता है कि आप पूरे सीन को इमेजिन करने लगते हैं कि अच्छा, इस प्लेस पे ये कैरेक्टर खड़ा था, इस प्लेस पे ये चीज़ हुई, इस प्लेस पे ये हुआ, है ना। तो इमेजरी का स्टोरीज में और पोएम्स में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। पहला एग्जाम्पल इस पोएम में है, शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ये सेकंड स्टैंजा के 3rd लाइन में है। अब यहाँ बताया गया है, अब देखिए जैसे ही ये लाइन हम पढ़ेंगे ना, शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड, ब्लू, तो आपके दिमाग में माइंड पिक्चर बनने लगेगा। कौन कौन से कलर्स का? ग्रीन, रेड और ब्लू। इन सब कलर्स का और इनके शेड्स का माइंड पिक्चर आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। तो ये भी इमेजरी हुई। अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, और ये आपके स्टैंजा 1 के 4th लाइन में होगा। अवेट कर रहा है, जो सीड्स होते हैं, वो जो प्लांट होते हैं, वो अवेट, इंतजार कर रहे होते हैं स्प्रिंग के वाइब्रेंट ह्यू का, स्प्रिंग के अलग अलग कलर्स का, अलग अलग शेड्स का वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने ये पढ़ा तो हमें स्प्रिंग का, हमारे दिमाग में स्प्रिंग बसंत ऋतु का एक माइंड पिक्चर बन गया, और उसके वाइब्रेंट बसंत ऋतु में जितने अलग अलग कलर हमें देखने के लिए मिलते हैं वो हमारे दिमाग में उसका इमेज बन गया। थर्ड है ब्लॉसम्स ब्लूम ए पेंटेड साइड। ब्लॉसम्स ब्लूम मतलब खिले हुए फूल, खिलते हुए फूल या फिर फूल खिलते हैं। तो ब्लॉसम्स ब्लूम हो रहे हैं। जैसे ही ये हमने पढ़ा तो हमें, हमारे दिमाग में क्या आ गया? खिले हुए फूल, खिलते हुए फूल, अलग अलग कलर के खिले हुए फूल हमारे दिमाग में आ गया, एक माइंड पिक्चर बन गया। तो ये इमेजरी भी इन 3 जगहों पे, इन 3 प्लेसेस पे हमारे पोएम में यूज हुई है। आगे देखते हैं कौन सा पोएटिक डिवाइस है। अब आते हैं एलिट्रेशन पे। एलिट्रेशन आपने सुना भी होगा, और जो बच्चे नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आज आप बहुत अच्छे से जान जाइएगा। द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं? आप जानते हैं, A, E, I, O, U। इन 5 को, ये वॉवेल होते हैं,
इन पांचों को छोड़ के बाकी जो 21 अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं हमारे पास, उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड अगर वर्ड के बिगिनिंग में बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत सारे वर्ड्स आए हुए हैं और कुछ वर्ड्स के बिगिनिंग में शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड, सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है बार बार, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे आप पहले ना एक हिंदी एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पर मैंने दे रखा है ये हिंदी एग्जाम्पल, ठीक है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, ये हम सब ने सुना है, ये बहुत फेमस है। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड या व्यंजन साउंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, कौन सा व्यंजन साउंड रिपीट हो रहा है? ख। देखिए, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, ख रिपीट हो रहा है ना। तो यही एलिट्रेशन कहलाता है, जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड या व्यंजन साउंड वर्ड्स के शुरू में और नज़दीक नज़दीक में रिपीट होना चाहिए, नज़दीक नज़दीक में। देखिए यहाँ पे पास पास में रिपीट हो रहा है ये, ऐसा नहीं है कि एक ख यहाँ आया और एक ख चौथी लाइन में आया, एक ख 10वीं लाइन में आया तो उसको एलिट्रेशन कहेंगे, नहीं, पास पास में रिपीट होना चाहिए कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पोयम में कहाँ पर आया है, स्टैंजा 2 के लाइन 1 में, ब्लॉसम्स ब्लूम। यहाँ पर देखिए बी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, और बी कॉन्सोनेंट साउंड तुरंत रिपीट हो रहा है, ब्लॉसम्स ब्लूम, है ना। तो इसको भी हम एलिट्रेशन के एग्जाम्पल में रखेंगे। तो मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, या नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ। अब आते हैं पर्सोनिफिकेशन पे। पर्सोनिफिकेशन दो वर्ड्स से मिलके बना है, आप देख सकते हैं, पर्सन से बना है और इफिकेशन से बना है। यानी किसी भी नॉन लिविंग थिंग या फिर किसी एनिमल को जब हम ह्यूमन बीइंग की तरह, यानी जब पर्सन की तरह हम उसको ट्रीट करने लगते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग को हम पर्सन, ह्यूमन की क्वालिटीज दे देते हैं। जो चीज़ें ह्यूमन करते हैं, रोना, हंसना, गाना, डांटना, चीखना, चिल्लाना, वो चीज़ें अगर हम नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए यूज़ करने लगते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन का हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि मेरा फ़ोन डेड हो गया है। तो फोन डेड होना कैसे? फोन तो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और डेड होना, कौन डेड होता है? इंसान डेड होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स डेड होते हैं, मरते हैं। तो फोन को हमने ह्यूमन क्वालिटी दे दी, फोन मेरा डेड हो गया, मतलब फोन की मेरी बैटरी खत्म हो गई। तो वहां पर हमने क्या यूज किया? पर्सोनिफिकेशन का यूज किया, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज और एक्शंस टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। नॉन ह्यूमन थिंग्स में एनिमल्स भी आएंगे, याद रखना है, नॉन ह्यूमंस, एनिमल्स भी क्या है? नॉन ह्यूमंस भी हैं, ठीक है, और नॉन लिविंग भी होंगी, यानी टेबल, चेयर, बेड, हाउस, सन, स्टार, और इंक्लूडिंग एनिमल्स, सब नॉन ह्यूमन थिंग्स में आएंगे। एग्जाम्पल हमारे पोएम में कहाँ है? डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, है ना। डांसिंग इन द, जो फ्लावर्स के बारे में यहाँ कहा गया है कि फ्लावर्स पे जब सुबह सुबह धूप पड़ती है और हवा चलती है तो वो हिलते हैं ऐसे ऐसे, तो ऐसा लगता है कि वो मॉर्निंग के लाइट में वो क्या हो रहे हैं? डांस कर रहे हैं वो। तो डांस कौन करता है? बताइए, सीधी सी बात है, डांस इंसान करते हैं। और यहाँ पर डांस किसके लिए यूज किया गया है? फ्लावर्स के लिए, या फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए यूज किया गया है, इसीलिए ये भी पर्सोनिफिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो कौन सा है। अब आते हैं राइमिंग स्कीम पे। राइमिंग स्कीम मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है ना, उनको आज तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि राइमिंग स्कीम क्या होता है। डेफिनेशन से ना, ये पढ़ने से पहले ना हम ना एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक गाना गाते हैं हम लोग, है ना। आप सब ने ये गाना तो जरूर सुना होगा, बहुत फेमस गाना है। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा। तो ये गाना आपने सुना है ना, तो लास्ट में जो वर्ड था उसका साउंड कैसा आ रहा था, मुझे ये बताइए। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, वाला ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, कमाल चाल। तो आपने देखा ना कि लास्ट वाले जो वर्ड हैं उनका साउंड, उनका जो बोलने का आवाज था, तरीका था, वो मैच कर रहा था, और इसी को हम क्या कहते हैं? राइमिंग स्कीम कहते हैं। ये राइम कर रहा है। चलिए अब डेफिनेशन पे आते हैं। द पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन इन अ पोएम। हर लाइन, पोएम या गाने के एंड में जो वर्ड होते हैं वो राइमिंग वर्ड्स होने चाहिए, उनका साउंड मैच होना चाहिए। This poem follows a consistent AABB rhyming scheme in every stanza। और ये जो हमारा पोएम है उसका राइमिंग स्कीम क्या है? AABB। अब राइमिंग स्कीम हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो ये देखिए, ये स्टैंजा 1 का एग्जांपल है। स्टैंजा 1 का लास्ट वर्ड है डीप। डीप, तो जब भी हमें कोई नया वर्ड मिलता है उसको हम क्या कर देते हैं? ए से डिनोट कर देते हैं, वो ए हम कह देते हैं, ठीक है, ए से शुरू करते हैं हम। और उसके बाद
नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं और उसको प्रोनाउंस करके देखते हैं और देखते हैं क्या वो किसी से मैच कर रहा है। तो सीप, डीप सीप मैच कर रहा है। तो क्योंकि डीप को हमने ए कहा था और उसी से मैच करता हुआ सीप है, तो इसको भी हम ए ही कह देंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब आते हैं स्टैंजा के थर्ड लाइन पे, ट्रू। तो ट्रू, डीप और सीप से ट्रू मैच नहीं कर रहा है, साउंड इसका मैच नहीं कर रहा है, तो उसको हम दूसरा नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? बी नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम फोर्थ लाइन पे आते हैं, ह्यू। ट्रू ह्यू मैच कर रहा है, साउंड मैच कर रहा है। तो ये है कि जो हमने पिछला साउंड दिया था ट्रू को, पिछला नाम दिया था बी, वही नाम हम इसको दे देंगे बी, क्योंकि साउंड मैच कर रहा था। तो जैसे डीप का साउंड सीप से मैच किया तो दोनों को हमने ए कह दिया, वैसे ही ट्रू का साउंड ह्यू से मैच किया तो हमने उसको बी कह दिया। ठीक है, यही राइमिंग स्कीम कहलाता है किसी पोयम का। ओके, तो इस पोयम का राइमिंग स्कीम AABB है, ये याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पे चलते हैं। अब आते हैं एलेगोरी पे। आप देख लीजिए एलेगोरी क्या है? लिटरेरी डिवाइस वेयर द सरफेस स्टोरी और पोयम एक्सप्रेसेस अ मच लार्जर और डीपर हिडन मीनिंग, है ना। अब देखिए, एक स्टोरी होती है, इस पे नहीं जाएंगे, डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ में आने वाला, वो मैंने बस लिख दिया है। आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मतलब देखिए, एलेगोरी एक ऐसी कहानी को या एक ऐसे पोयम को कहते हैं जिसके दो मीनिंग होते हैं। एक सरफेस मीनिंग होता है जो पढ़ के आपको तुरंत समझ में आ जाता है, और एक डीप मीनिंग होता है जो लेसन होता है उसका, उस स्टोरी का या उस पोयम का, जो समझाने की कोशिश कर रहा होता है, वो मीनिंग होता है। ये दूसरा मीनिंग होता है। ओके, जैसे एक स्टोरी हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कछुआ और खरगोश के दौड़ की कहानी। तो उसमें दो मीनिंग थे। एक सरफेस मीनिंग ये था कि एक कछुआ और खरगोश की रेस हुई, खरगोश तेज दौड़ के बीच में जाके आराम करने लगा और सो गया, और कछुआ जो था वो भले ही धीरे दौड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते या फिर चलते चलते वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया और रेस को जीत जाता है। ये तो सरफेस मीनिंग हुई। और डीप मीनिंग इसकी क्या हुई? एक लेसन क्या देने की कोशिश कर रहा है कि आप जब भले ही टैलेंटेड हैं, लेकिन आप में अगर एरोगेंस है, घमंड है, तो आप हार जाएंगे। या फिर आप कंसिस्टेंट नहीं है अपने काम में, आप कभी कोई काम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, फिर कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं, फिर करने लगते हैं, फिर छोड़ देते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है आपके अंदर, तब भी आप किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे। ये भी उसका डीप मीनिंग है। तो ये दो मीनिंग चल रही हैं। एक तो आप बस कहानी पढ़िए और समझिए कि अच्छा हाँ, कछुए खरगोश की कहानी थी, कछुआ रेस जीत गया, खरगोश रेस हार गया। और दूसरा हम उसकी मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। तो वो दो जो मीनिंग होती है ना, उसी वैसी स्टोरीज को या वैसे पोयम को हम एलेगोरी कहते हैं। ठीक है, और ये पोयम जो हमारा कैनवस ऑफ सॉइल है, ये भी एलेगोरी है। इसमें भी दो मीनिंग है। तो पहला मीनिंग क्या है? ऑन द सरफेस द पोयम इज अबाउट ए गार्डनर प्लांटिंग सीड्स टू ग्रो अ ब्यूटीफुल गार्डन। सरफेस मीनिंग ये है कि एक गार्डनर है, वो जमीन को तैयार कर रहा है, टिल कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, उसमें बीज बो रहा है और एक ब्यूटीफुल गार्डन बना रहा है। बस ये एक सरफेस मीनिंग है। लेकिन डीपर लेवल पे जब हम जाएंगे तो द गार्डन सिंबलाइजेस लाइफ्स जर्नी। गार्डन किस चीज का सिंबल है? हमारे इंसानों की जिंदगी का, जर्नी का सिंबल है, हमारे ग्रोथ का सिंबल है, द साइक्लिकल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द हार्मनी एंड डाइवर्सिटी ऑफ आवर वर्ल्ड, है ना। जैसे एक बीज होता है, एक बीज अंधेरे में, मिट्टी में अंधेरे में चला जाता है, और जब उसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, पानी मिलता है, तब वो निकलना शुरू होता है और एक बड़े पौधे में या बड़े पेड़ में ग्रो कर जाता है। वैसे ही हमारी भी जिंदगी है, हम भी सीखते हैं, हम भी बहुत छोटे से होते हैं, धीरे धीरे सीखते सीखते हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं और ग्रो करते हैं, और एक दिन हम भी फल या फूल देना शुरू कर देते हैं। वो हमारी जर्नी को भी दिखा रहा है। जैसे उस प्लांट के लाइफ में स्ट्रगल होता है, हो सकता है कोई जानवर आके उसको नुकसान पहुंचा दे, तोड़ दे, फिर भी वो खड़ा हो जाता है। वैसे ही हमारी भी ज़िंदगी होती है, हमारे सामने भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, फिर भी हम सीधा चलते रहना होता है, उन ऑब्स्टिकल्स को पार करके आगे बढ़ते रहना होता है। तो ये एक डीपर मीनिंग है। और एक और मीनिंग ये है, हमने देखा था ना उस पोयम में कि उस पोयम में बहुत सारे अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, ये सब फ्लावर्स हैं, और सब एक ही गार्डन में एक साथ हैं। इसका डीपर मीनिंग क्या है? अगर सरफेस पे पढ़े तो बस हाँ, 2, 3, 4, 10 कलर के फ्लावर्स एक गार्डन में रहते ही हैं और हैं, लेकिन इसका डीपर मीनिंग ये है कि हमारी कंट्री में या हमारे वर्ल्ड में, देश में, दुनिया में अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, और सब लोग एक गार्डन में यानी इस दुनिया में एक साथ मिलके रह रहे हैं। ये इसका डीपर मीनिंग है। तो ये पोयम भी क्या है? एक एलेगोरी का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको ये पूरे
पूरे पोएम का पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस एक्सप्लेन किया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे और भी डिटेल्ड वीडियोज़ लाने की कोशिश करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।